हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपने राजस्थान इतिहास की बेहद ही शानदार कहानी जो है, वो आपके सामने लेकर आए हैं। साथ में हम नागौर के अमर सिंह राठौड़ को पढ़ेंगे और साथ में आज हम बल्लू चंपावत के ऊपर चर्चा करेंगे। कहानी को लास्ट तक देखना, आपके रूह कांटे खड़े कर देने वाली जो कहानी है, ये बल्लू चंपावत और अमर सिंह राठौड़ की है। तो आज अपने नागौर के अमर सिंह राठौड़ की बात करते हैं। अमर सिंह राठौड़ और अमर सिंह राठौड़ जो थे, अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने शासन कहां पर किया था, तो अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने शासन जो है ये नागौर के अंदर किया था। कहां पर शासन किया था? नागौर के अंदर इन्होंने शासन किया था। नाम था अमर सिंह राठौड़। अपने एक राजा हुए थे और मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था गज सिंह। और गज सिंह के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र अमर सिंह था और छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। होता क्या है कि गज सिंह की एक पासवान रानी हुआ करती थी और गज सिंह की उस पासवान रानी का नाम क्या था? अनारा बेगम। और उस अनारा बेगम का प्रभाव जो था वो गज सिंह के ऊपर कुछ ज्यादा ही था। अमर सिंह बड़ा था तो अमर सिंह गज सिंह का प्रशासन में हाथ बटाने का काम करता था और जसवंत सिंह छोटा था तो ये सारा दिन घर में रहता। और जसवंत सिंह चाहता था कि पापा के बाद में मैं आगे का राजा बन जाऊं। लेकिन जसवंत सिंह यह भी जानता था कि अगर मुझे कोई राजा बना सकता है तो ये अनारा बेगम ही कर सकती है, इसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। जसवंत सिंह अनारा बेगम को कन्विंस करने का प्रयास करे। जसवंत सिंह रोज सुबह सुबह उठ के जाए, अनारा बेगम के पांव दबाए, बोले मम्मी आप कितने अच्छे हो, और कित पापा ने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आप जैसी सुंदर पत्नी मिली है, आप जैसी सर्वगुण संपन्न उनको पत्नी मिली है, पासवान मिली है। यानी दिल्ली जाके उसकी बड़ाइयां करे। और डेली डेली बड़ाइयां करे तो अनारा बेगम को भी लगने लगा कि यार लड़का तो जसवंत सिंह भी है, यानी अमर सिंह भी है, और अमर सिंह तो कभी सिर पर हाथ फिरानी कौन है। और एक ओ है बापड़ो डेली आवे, कितनी कितनी बड़ाई करके जाओ। आज शाम को राजा जब घर आएंगे तो मैं उनसे इसको राजा बनाने की बात करूंगा। और शाम को जब राजा घर आए तो अनारा बेगम कहती है कि आप आगे का उत्तराधिकारी किसको बनाओगे? गज सिंह ने कहा ऑफ कोर्स अमर सिंह बड़ा है, अमर सिंह आगे का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने कहा नहीं, उत्तराधिकारी बनेगा जसवंत सिंह। गज सिंह ने कहा भोली पागल पुगल होगी क्या तू? ऐसे कैसे राजा बना सकता हूं मैं इसको? ये टाबर है, अभी 12 साल का है, कुछ नहीं जानता ये। राजा अमर सिंह बनेगा। उसने कहा राजा बनेगा जसवंत सिंह। और अगर तय जसवंत सिंह ने राजा न बनायो तो आज बाद में आपनो कोई नातो को नहीं, ब्रेकअप। उसको लगा यार मामला खराब हो रहा है। उसने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। क्योंकि अपने राजस्थान में अधिकतर छोटे वाले टाबर जो वो राजा बन गए, बड़े वाले के स्थान पे छोटे वाले बने। क्यों? क्योंकि रानियों का प्रभाव ज्यादा होता था और जितना रानी कहती उतना ही काम राजा करते। तो जसवंत सिंह को आगे का क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। और जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया तो गज सिंह एक दिन अमर सिंह के पास गए और गज सिंह जाकर अमर सिंह को कहते कि देख बेटा, तन तो बेरो ही है कि तेरी मम्मी का मेरी घनी कौन चाल है, तो बा यहाँ चाहे कि आप जसवंत सिंह ने उत्तराधिकारी बना दिया तो मन बनाना पड़सी। मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें एक स्वतंत्र क्षेत्र दे देता हूं और आज के बाद में तुम वहीं पर शासन करना। और इस अमर सिंह राठौड़ को एक क्षेत्र दिया था और उस क्षेत्र का नाम था साहब नागौर। इसको नागौर का क्या बना दिया था? स्वतंत्र राजा बना दिया था कि आज के बाद में तू शासन कहां पे करेगा? तो आज के बाद में तू शासन करेगा नागौर के अंदर। बोले ठीक है। अब अमर सिंह नागौर के अंदर शासन करने लगा। अमर सिंह जो है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आप जान सकते हो कि अमर सिंह राठौड़ जो था, इसको कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी कहते हैं, कटार का धनी इनको कहा जाता है। इनके पास में पाव सिर एक लोहे की कटार थी जिसकी वजह से इसने पूरे के पूरे राजस्थान के राजाओं को आगे लगा दिया था। इतना महान सूरवीर आदमी था ये, जिसके कारण इसको कटार का धनी कहा जाता है। और कलम का धनी किसको कहते हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। देखिएगा, कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ जिसका घोड़ा घोड़ा जो था, जिसका नाम था बादल। बादल कहो या कई जगह आपको बहादुर मिलेगा। बहादुर कि जब भी ये घर से निकलते तो एक गीत गाते थे कि मैं मर्द तांगे वाला, और वास्तव में बंदा मर्द था। और इसके घोड़े का नाम बादल है। और अमिताभ बच्चन का मर्द फिल्म में जो घोड़ा था उसका नाम भी क्या था? बादल नाम था। होता क्या है, अमर सिंह राठौड़ नागौर के स्वतंत्र राजा बन गए थे। और अमर सिंह राठौड़ के समय में बीकानेर जो रियासत थी, इस बीकानेर के एक राजा हुआ करते थे और बीकानेर के उस राजा का नाम था करण सिंह।
बीकानेर के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था करण सिंह। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? करण सिंह नाम था। अमर सिंह के समकालीन बीकानेर के जो राजा हुए थे जिनका नाम था करण सिंह। एक दिन क्या हुआ कि अपने जो करण सिंह थे, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य एक राड होती है और उस राड को अपने कौन सी राड कहते हैं? मतीरे की राड कहते हैं। और साथियों 1644 के अंदर वो राड होती है। 1644 में इनके समय में एक राड हुई थी जिसको हम मतीरेरी राड कहते हैं। और राजस्थान ने प्रधान अठे की भी उसके मतीरिया खतर भी लड़ाई होगी। मतीरेरी राड हुई थी और मतीरेरी राड जो है ये दो रियासतों के मध्य होती है। एक तो रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर और एक रियासत जिसका नाम था नागौर। नागौर और बीकानेर के मध्य कौन सी राड होती है? मतीरे की राड होती है। इस समय जो नागौर था, इस नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है और नागौर के उस गांव का नाम है जोखनिया गांव। जोखनिया या जोखनिया गांव पड़ता है। नागौर में एक गांव है जिसका नाम है जोखनिया या जोखनिया गांव और बीकानेर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खिलवा या सिलवा गांव। सिलवा या खिलवा गांव जो है ये कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। अब ज्यादा ताज्जुब करने की बात नहीं है कि मतीरा की बेल घटे लगी और मतीरो घटे लगे। अपने को कहानी को समझने की देरी है। देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर एक मतीरे की क्या लग गई? बेल लग गई और ये मतीरे की बेल जो है वो यहां से बढ़ती 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 आगे आ गई। कौन से गांव में? जोखनिया गांव में। और अठे आ दोनों गांव की के लगे सी लगे भाई। इला इला गांव तो किंगा हो जैसी बीकानेर का यानी कि सिलवा गांव हो गयो और इल्लो गांव किंग हो गयो नागौर को जोखनिया गांव। ये बेल यहां से आगे चलकर इस गांव के अंदर आ गई। यहां पर इसके क्या लग गया? मतीरा लग गया। अठेंग लग गयो एक मतीरियो। होता क्या है कि इस गांव का किसान जो था, इस किसान ने देखा कि यार मेरे खेत के मां इतनी मोटी बेल लाग रही है लेकिन इंगे कोई मतीरियो को लाग गयो। और किसान जी को बेल का लार 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 हो गए इले खेत में आ गया और ये यहां से चला और इस खेत के अंदर आ गया। इस खेत में आके इसने देखा कि यार अपनी बेल गए इतो मोटो मतीरो लाग रहा है और वो भी दूसरे खेत में। ओ जिये मतीरियो तोड़न लाग गयो इतन इल्लो किसान आ गयो। ओ क्या हाँ मोट्यार एकलो एकलो? बोले किया? बोले मतीरो तोड़े। बोले भाई देख बेल मेरे खेत में लगी, मतीरो तेरे खेत में आगे लग गयो तो मतीरो मेरो है। ओ क्या बेड़ो इया क्यों करे? तेरो खेत मेरो तो मतीरो मेरो। ओ क्या बेल मेरी तो मतीरो मेरो। दोनों के बीच में मतीरियन लेके क्या होगी? लड़ाई होगी। अब जी दोनों में लड़ाई हुई तो गांव का लोग जी कार बार का किसान अब भी आ गया। बोले अरे बात की है बताओ तो सुरी, लड़ो क्या मियो? इन्होंने कहा भी ये वाला किसान कहता है कि अपने खेत में बेल लगी, मतीरा इसके खेत में लगा। बेल अपनी है तो मतीरा अपना है। ये कहते बिल्कुल। और ये कहते हैं कि भाई खेत अपना तो मतीरा अपना, तो यानी कि मतीरियो किंग है अपना है। तो पहला तो दोनों किसान लड़ा, अब दोनों के लड़न लग गया। पहला तो दोनों खेत का किसान लड़ा, बाद में गांव का किसान लड़न लग गया। इतने में दोनों राजा आ गए। बीकानेर का राजा जिसका नाम क्या था? करण सिंह, और नागौर जिसका राजा का नाम क्या था? अमर सिंह। नागौर के राजा का नाम था अमर सिंह। दोनों राजा आ गए। करण सिंह ने पूछा बात क्या? तो करण सिंह को बताया बोले महाराज अपने खेत में बेल लगी है, मतीरा इसके खेत में लगा, ये मतीरा नहीं दे रहा। तो करण सिंह कहता है बेल अपनी तो मतीरा अपना। अमर सिंह कहता है खेत अपना तो मतीरा अपना। तो पहले दोनों किसान लड़े, फिर गांव वाले लड़े, उसके बाद में दोनों राजा आपस में लड़ने लगे। और इस राड को कौन सी राड कहते हैं? मतीरेरी राड कहते हैं, जो 1644 में हुई। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरी नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। अधिकतर किताबें अमर सिंह की जीत मानती है, कई किताबें करण सिंह की भी विजय मानती है। लेकिन यहां पर इस राड के बाद में करण सिंह जो था ये अमर सिंह का दुश्मन बन गया। और अब करण सिंह चाहता है कि मैं अमर सिंह से क्या लूं? बदला लूं। और बदला कहां पर ले? तो दोनों किसके दरबार में मिले? तो दोनों मिले मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में। क्योंकि अपने जितने भी राजपूत थे उन सभी ने अकबर के उस नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो बीकानेर वाले भी मुगलों के अधीन है, नागौर वाले भी मुगलों के अधीन है। अब दोनों किसके दरबार में मिले? शाहजहां के दरबार। अब राजपूत डेली डेली शाहजहां के दरबार में जाए और शाहजहां के दरबार में लेखा जोखा संभालने का काम शाहजहां का एक साला करता था। और शाहजहां का जो साला था जिसका नाम था मीर बख्शी सलावत खां। मीर बख्शी सलावत खां।
ये सलावत खां जो था ये यहाँ पर लेखा जोखा संभालने का कार्य करता था। भाई कौन आया, कब आया, कितने बजे आया, कब वापस गया, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट किसके पास में हुआ करता था? मीर बख्शी सलावत खां के पास। एक दिन करण सिंह सलावत खां के पास जाता है और करण सिंह जाकर सलावत खां को पूछता है कि सलावत खां, इस दरबार में हम इतने सारे राजपूत आते हैं, तुम्हारी किसके साथ में नहीं बनती है? सलावत खां ने कहा सभी अच्छे आदमी, मेरी सभी के साथ में अच्छी बनती है। उसने कहा नहीं, एक आदमी है जो तेरी फट्टी काट है। सलावत खां ने कहा कौन? बोल नागौर का अमर सिंह। उसने कहा नहीं रे, वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ तो मेरी बहुत अच्छी बनती है। करण सिंह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो बंदा तेरी पीठ पीछे तुम्हारी फट्टी काटता है, लोगों के सामने तुम्हारी बुराइयां करता है, अगर तेरे को यकीन नहीं होगा तो मैं तेरे को दिखा दूंगा। सलावत खान ने कहा ठीक है, दिखा देना। अगले दिन जैसे ही ये अमर सिंह शाहजहां के दरबार में आया तो आते सीधा अपने चेयर पे बैठ गया और करण सिंह सलावत खान को कहता है कि देख, इस बंदे ने तेरे को सलाम तक नहीं किया, इसका मतलब ये तेरे से जलता है। उसने कहा ये तो बादशाह सलामत तक को सलाम नहीं करता है तो मुझे तो क्या ही सलाम करेगा, ये तो कोई जलने वाली बात नहीं है। उसने कहा और दिखा दूंगा, टेंशन मत ले। बोल ठीक है। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा तो अमर सिंह उस दरबार के अंदर नहीं आते हैं। तो करण सिंह फिर कहता है सलावत खां को कि आज आया नहीं है वो, तेरे को बताया क्या उसने? अगर बताया तो नहीं। बोला आज आया नहीं है, उसने तेरे से छुट्टी तक नहीं मांगी। सलावत खां कहता है कोई बात नहीं यार, कल बता देगा, कल कोई इमरजेंसी काम हो गया होगा इसलिए वो कल बता देगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा नहीं, वो तेरे से जलता है तो उसने नहीं बताया। अगले दिन जैसे वो आया तो उसने आते फिर नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आया था, आते सीधा चेयर पे बैठ गया। अब रोज आपको अगर कोई भड़काए तो कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा कि यार बंदा अपने पे जलता है। और अगले दिन जैसे ही अमर सिंह दरबार के अंदर इंटर हुए तो करण सिंह ये सलावत खां कहता है कि कहां से आ जाते हैं गवार, और गवार का उसने गई बोला था। और अमर सिंह के पास में कटार थी, उसने कटार निकाली और सलावत खां का बड़े दरबार में गला काट दिया। और जब बड़े दरबार में मीर बख्शी सलावत खां का गला काटा, बाद में जब होश आया तो अमर सिंह को लगा कि यार मैंने मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में उसी के साले की गर्दन काट दी है, मतलब शाहजहां जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, क्या किया जाए? लागे बड़े शाहजहां ने सलटा दिया। और अमर सिंह जो है वो अपनी कटार लेकर शाहजहां की तरफ भागता है। शाहजहां आगे सिंहासन पे बैठा था और जैसे ही वो कटार लेकर शाहजहां की तरफ पहुंचा, शाहजहां के पास में पहुंचा तो शाहजहां को लगा कि आज डाकी जीव तो कौन छोड़ है। और शाहजहां पास में कोई हरम था, हरम का दरवाजा खुलता, हरम के अंदर महिलाएं होती हैं और शाहजहां उस हरम के अंदर कूद जाते हैं। और जब शाहजहां उस हरम के अंदर कूदे तो अमर सिंह ने उसका पीछा छोड़ा था, यानी बैठे जाके बन कोई महिला कपड़ा पहन लिया, कोई सलवार कुर्तो पहन लिया, जज जाके बन लारो छोड़ दिया, क्योंकि अपना राजपूत जी का वो वहां पर नहीं जाते थे जहां पर महिलाएं बैठी होती। उस दिन जैसे तैसे करके अमर सिंह ने शाहजहां को नहीं मारा, यानी कि शाहजहां बच गया था। अमर सिंह वापस अपने घर आ गया। अब शाहजहां को लगने लगा कि यार मैं जैसे कभी भी कैसे भी करके इस बंदे को जरूर मारूंगा। अब वो डेली डेली योजना बनाने लगा किसको मारने के लिए? अमर सिंह को मारने के लिए। अब अमर सिंह को कैसे मारा जाए? तो कहते हैं कि अमर सिंह का खुद का एक साला था और अमर सिंह के उस साले का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। अमर सिंह का एक साला था और अमर सिंह के उस साले का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। और अर्जुन सिंह गौड़ जो था, इस अर्जुन सिंह गौड़ के पास में पत्र भेजा शाहजहां ने और कहा कि देखिए अर्जुन सिंह जी, अगर आप अमर सिंह की हत्या कर दो और लाश आप मुझे लाकर दे दो तो आपको मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा ठीक है, मैं अमर सिंह को सलटा दूंगा। अर्जुन सिंह गौड़ जो था इसने किसकी हत्या कर दी? अमर सिंह राठौड़ की इसने हत्या कर दी। और अमर सिंह राठौड़ की हत्या करके इसकी लाश जो थी वह लाश किसको लाकर दे दी? लाश दे दी शाहजहां को लाकर। और शाहजहां ने इस लाश को आगरा के किले पर फेंक दिया कि मैं इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस बंदे ने बड़े दरबार में मेरे साले को मारा था और साथ में मुझे भी मारने का इसने प्रयास किया था। अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यानी कि इसकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। अब इधर इसको मार दिया, इधर नागौर के अंदर अमर सिंह की रानियां जो थी ये बेचारी सती होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सती हो कैसे? क्योंकि जब तक इनको अमर सिंह की लाश नहीं मिल जाती तब तक ये सती नहीं हो सकती। तो इन रानियों ने सामंतों वगैरह को कहा कि भाई आप जाओ और लाश को कैसे भी करके लेके आओ ताकि हम सती हो। तो बेचारे नागौर के कुछ आदमी जाते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के पास में और कहते हैं कि महाराज आपने अपना बदला पूरा कर लिया, अब आप लाश हमें दे दीजिए ताकि हमारी रानियां जो है वो इनके साथ में सती हो सके।
सांझा ने कहा नहीं, लाश को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, अगर आप चाहो तो अंतिम दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये लाश मैं आपको नहीं दूंगा। इस बंदे ने बड़े दरबार में मेरे साले को मारा था, इसकी लाश को चील और कौवे खाने चाहिए। बेचारे वापस गए, जाकर रानियों को कहा कि भाई वो लाश देने को तैयार नहीं है। तो रानियों ने कहा भाई इतने सारे लोगों को लड़ लड़ की लाश को ला दो, अब सांझा के साथ में लड़े कौन, सांझा को हराए कौन। अंत में रानियों को लगा कि इनसे पार पड़ने वाली है नहीं। रानियों ने कहा कि आपसे पार नहीं पड़ेगी। सामंतों ने हाथ जोड़ दिए, बोले महारानी हमसे पार नहीं पड़ेगी। तब कहते हैं कि उन रानियों के दिमाग में है कि अमर सिंह राठौड़ का एक मित्र हुआ करता था, और अमर सिंह राठौड़ के उस मित्र का नाम था बल्लू। इनका एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था बल्लू चंपावत। और रानियों को लगा कि अब एक यही बच्चा है जो लाश को ला सकता है। और बल्लू चंपावत का क्या किस्सा था कि बल्लू चंपावत एक डाकू था, और वो इधर उधर से धन लूट के लाता था। और कहते हैं कि धन लूट कर ये रोज आकर अमर सिंह के सामने बड़ाइयां करता कि आज मैंने उसको जीता, आज मैंने इसको जीता, आज मैंने ये जीता, आज मैंने वो जीता। अमर सिंह डेली डेली तंग आ गया था बेचारा कि रोज अपनी अपनी बड़ाइयां करे। अमर सिंह ने कह दिया कि यार ऐसा कौन सा तुमने गढ़ जीत लिया जो इतनी बड़ाइयां कर रहे हो। ये बात बल्लू को अच्छी लग गई, और बल्लू उस दिन दरबार में अमर सिंह को कह के गया था कि तुमने मुझे ये बोला है एक दिन आएगा जब मैं गढ़ जीतूंगा, और ये कहकर नाराज होकर बल्लू यहां से चला गया था। और जब अमर सिंह की मृत्यु हुई, लाश को कोई नहीं ला रहे थे, तब रानियों ने बल्लू चंपावत के पास में पत्र भेजा कि बल्लू ऐसी भी क्या नाराजगी है, तुम्हारी नाराजगी महाराज के साथ में थी और महाराज अब नहीं बचे हैं, उनकी लाश जो है वो आगरा के किले पर पड़ी है और उसकी लाश को कोई छुड़ा के नहीं ला रहा है, तुम ही बचे हो जो उस लाश को ला सकते हो। बल्लू चंपावत कहता है टेंशन मत लो। बल्लू चंपावत अगली ट्रेन से वापस नागौर आया, और नागौर आकर उसने योजना बनाई कि नागौर के 30-40 आदमियों को इकट्ठा किया, बोले अपने जाएंगे और लाश को छुड़ा के लाएंगे। कहते हैं कि बल्लू चंपावत अपने साथ में उन आदमियों को लेकर आगरा पहुंचा, और जाकर महाराज यानी मुगल बादशाह शाहजहां को कहा कि देखिएगा बादशाह सलामत, आपने जिस व्यक्ति को मारा है, जिस आदमी को मारा है, वो हमारा सरदार था। आपने अपना बदला पूरा कर लिया, आप लाश को नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, अंतिम दर्शन तो करने दे सकते हो। बोल जरूर। और उस बल्लू चंपावत ने कोई 15-20 आदमी दुर्ग के महल के नीचे छोड़े थे और कुछ आदमी अपने साथ लेकर गया था। और कहते हैं कि उस महल के ऊपर जाकर उस लाश को अपने कंधे पे रख के उस बंदे ने वहां से छलांग लगा दी थी, और छलांग लगाकर नीचे जो आदमी खड़े थे उन आदमियों को वो लाश दी और कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, मैं सांझा की सेना को रोकने का प्रयास करता हूं, पर ध्यान रहे कि तुम ये लाश ले जाकर जब रानियों को दो और रानियां सती हो जाए, रानियों को एक बात जरूर बोल देना कि जब वो सती होकर ऊपर जाकर जब अमर सिंह से मिले तो अमर सिंह को एक बात जरूर बोल देना कि बल्लू ने क्या जीता है, गढ़ जीता है। और गढ़ कौन सा जीता है, आगरा का। कि आज मैंने उसकी लाश को छुड़ाने के लिए कौन सा गढ़ जीता है, आगरा का गढ़ जीता है। तो बल्लू चंपावत जो था, इसने अमर सिंह राठौड़ जो था, इसकी लाश को कहां से आजाद करवाया था, तो बल्लू चंपावत ने अमर सिंह राठौड़ की लाश को आगरा के किले से आजाद करवाया था। बल्लू चंपावत का एक और किस्सा आता है कि बल्लू चंपावत जब डाका डालते थे तो इनका काम था कि ये अमीरों का धन लूटते और गरीबों में बांटते थे। इस धन का घर में फुट्टी कोड़ी भी यूज नहीं करते थे। और एक दिन कहते हैं कि बल्लू चंपावत की खुद की बेटी की शादी थी, और जब खुद की बेटी की शादी हो तो फिर पैसे कहां से आए, लूटा हुआ धन तो घर में इस्तेमाल कर नहीं सकता। तब कहते हैं कि कुचामन के अंदर कोई एक सेठ था, और रात को 10-11 बजे उस सेठ के घर के बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं कि सेठ जी घर पे हो क्या। और जैसे रात को आवाज लग गई तो सेठ ने अंदर से कहा भी कौन है, सुबह आ जाइयो, रात को तो कम से कम आराम से सोने दो। तो बल्लू ने कहा मैं बल्लू। और जैसे बल्लू का नाम सुना तो सेठ के पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब डाकी की कौन छोड़ा है, 100 की ले जाओ, यहां तक कि कपड़ा पहरा के वह भी कौन छोड़ा है। सेठ ने अंदर से आवाज लगे कि रे बल्लू, तुझे तो लूट के लेके जाना है, तू दिन का ले जाइए, रात रात तो कम से कम ढंगू सो जाने दे। बल्लू कह रहा तू बाहर आ, आज मैं लूटन को नहीं आया, आज मैं तुमसे कोई बात करने आया। सेठ जैसे ही बाहर आया तो बल्लू कहता है कि सेठ मुझे उधारे पैसे चाहिए। सेठ ने बल्लू को कहा तेरे को उधारे पैसे, तू क्या करेगा उधारे पैसों का, तू तो लूट के भी ले जा सकता है, और तुम्हें धन की क्या कमी है। बल्लू ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मैं घर के किसी काम में लूटा हुआ धन इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पैसे उधारे चाहिए। तो सेठ को लगा कि आ जाए ऊंट पहाड़ तले। सेठ कहता है कि बल्लू ऐसे पैसे थोड़ी मिलते हैं। बोल तो
इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तेरे पास में क्या है गिरवी रखने के लिए? बल्लू ने कहा, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोल, जब तक तुम्हारे पास में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। तब कहते हैं कि बल्लू ने अपनी मूंछ का एक बाल उखाड़ के दिया था कि ये लो मेरी मूंछ का बाल, और बदले में मुझे 50,000 रुपए चाहिए, और मैं अपने तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हें वापस चुकाकर अपनी मूंछ का बाल वापस लेके जाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते जो भी होंगे ये तुम्हारे पैसे जो है वो तुम्हें चुकाएंगे। उस सेठ ने उस मूंछ के बाल के बदले 50,000 रुपए दे दिए। पास में कोई और डाकू खड़ा था, उसको लगा यार एक मूंछ के बाल के बदले 50,000 रुपए। वो भगा भगा सेठ के पास है और कहा कि मेरी सारी मूंछ ही राग ले, मैंने 500 ही दे दे। नहीं, ऐसे नहीं मिलते हैं। मूंछ की बाल का क्या मोल होता है ये बंदे की औकात पे डिपेंड करता है। और एक बल्लू था जिसको एक मूंछ के बाल के बदले 50,000 मिल गए थे। बाद में बल्लू चंपावत जो था उसकी बेटी की शादी हो गई। अमर सिंह को बचाने के चक्कर में, उनकी लाश को छुड़ाने के चक्कर में उस दिन शाहजहां के साथ में लड़ता हुआ बल्लू मारा गया था। और बल्लू के बाद में बल्लू के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते ये सारे नागौर में। और सेठ जो था उसने उस मूंछ के बाल को एक चांदी की डब्बी में पैक करवा के महल की दीवार में चिनवा दिया था, और एक बही में बाकायदा लिखा था कि मेरे बेटे पोते सड़पोते लड़पोते जो भी इस बही को देखे अपने पैसे है बल्लू चंपावत के वंशजों में, और उनसे ये पैसे वापस लेके आने। और सेठ जो था वो बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, कुचामन से बॉम्बे चला गया। और सेठ जब बॉम्बे गया तो वहां पर सेठ की जब मृत्यु हुई उसके बेटे पोते सड़पोते आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे। और 1947 में अपना देश जब आजाद हुआ तो कहा जाता है कि आजादी के बाद में सेठ का कोई वंशज था, उसको लगा कि यार हमारा एक घर कुचामन में था तो क्यों ना हमें उस घर को देखने जाना चाहिए। और सेठ के वो वंशज कुचामन वाला जब घर देखने जाते हैं तो उस बही को उन्होंने देखा, क्योंकि सेठों के पास में पुराने से पुराना हिसाब मिल ही जाता है। और उस बही में बाकायदा लिखा था कि भाई ऐसे करके हमने बल्लू चंपावत को 50,000 रुपए दिए थे, उनकी मूंछ का बाल इस महल की फलानी दीवार के अंदर एक चांदी की डब्बी के अंदर रहेंगे। तो सेठ के वंशजों ने हिसाब किताब लगाया तो पैसा तो करोड़ों में चला गया। उन्होंने उस दीवार से उस चांदी की डब्बी को निकाला और निकालकर वो बल्लू चंपावत के वंशजों के पास चले गए और उनको ले जाकर वो बही दिखाई, वो चांदी की डब्बी और वो बाल दिखाया कि भाई तुम्हारे दादाजी ने हमसे इतने पैसे लिए थे और बदले में अपनी मूंछ का बाल रखा था, ये मूंछ का बाल तुम रखो तुम्हारा और हमारे पैसे हमें वापस दे दो। सेठ के वंशजों को उस बल्लू चंपावत के वंशजों को लगा कि यार ये तो अन्याय हो गया, इसका मतलब हमारे दादाजी का अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। उन सेठ के वंशजों ने जब बल्लू चंपावत के वंशजों को कहा कि हमें हमारे पैसे वापस दो, तो बल्लू चंपावत के वंशज कहते हैं कि चाहे हमारी जमीन बिक जाए, चाहे हमारा घर बिक जाए, तुम्हारे पैसे तुम्हें चुकाएंगे, ये मूंछ का बाल हमें दो ताकि हम इसका दोबारा अंतिम संस्कार कर सके। तो सेठ के वंशज बल्लू चंपावत के वंशजों को कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तो देखना चाहते थे कि आज भी वो लक्षण तुम्हारे अंदर है कि नहीं जो कभी तुम्हारे पूर्वज बल्लू चंपावत में हुआ करते थे। उनको फरी में वो मूंछ का बाल दिया था वापस और उसका पुनः विधिवत रूप से अंतिम संस्कार हुआ था। बल्लू चंपावत के लिए कहा जाता है कि जन्म्यो एक बार, परण्यो एक बार, परंतु अंतिम संस्कार कितनी बार हुए थे? 2 बार हुए थे। तो ये था अपना इतिहास का एक वीर गाथा, बल्लू चंपावत की गाथा। और अमर सिंह राठौड़ की 16 खम्भों की छतरी नागौर में बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।